एक बार फिर से साबित हो गई है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के 4 बड़े नेता अलग अलग इलाकों में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। अमित शाह बुलंदशहर, जेपी नड्डा सिराथू विधानसभा और राजनाथ सिंह अमरोहा में चुनाव प्रचार करेंगे। अमित शाह सुबह 11 बजे बुलंदशहर की अनूप शहर विधानसभा में रहेंगे, जबकि दोपहर में वो करीब 1 बजे डिवाई में होने वाली एक जनसभा में मौजूद रहेंगे। इस सभा के बाद वो दोपहर 3:30 बजे गाजियाबाद पहुंचेंगे और एक जनसभा में हिस्सा लेंगे। इसके बाद वो गढ़ी कटाइया गांव में घर घर जाकर जनसंपर्क भी करेंगे। यूपी की मंत्री स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगी और बीजेपी में ही रहेंगी। एक दिन पहले ही पार्टी ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से स्वाति सिंह का टिकट कट गया था। बीजेपी ने वहां से उनके पति दयाशंकर सिंह को भी उम्मीदवार नहीं बनाया। लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से इस बार ईडी के पूर्व निदेशक राजेश्वर सिंह मैदान में है। अटकलें लग रही थी कि टिकट कटने के बाद स्वाति सिंह समाजवादी पार्टी में जाने के मूड में है, लेकिन अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इन सारी अटकलों पर फुल स्टॉप लगा दिया। टिकट कटने के बाद स्वाति सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 2 टूक कहा कि बीजेपी में उनकी आत्मा बसती है और वो इसे किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगी। मेरी आत्मा है भारतीय जनता पार्टी, मेरे एक एक रोए में भारतीय जनता पार्टी लिखा हुआ है। मैं यहीं रहूंगी, यहीं मरूंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। स्वाति सिंह ने पत्रकारों के हर सवाल का जवाब मुस्कुरा कर दिया और जताने की कोशिश की कि वो हताश नहीं है। कोई आपको इस चीज का कोई दुख नहीं है कि आपका टिकट मेरे चेहरे से लग रहा है? नहीं, आप बता दीजिए, चेहरे से तो नहीं लग रहा है। तो चाहते क्या? सूत्र बता रहे हैं कि लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट पर उनके पति दयाशंकर सिंह भी दावेदारी ठोक रहे थे और यही झगड़े की वजह बनी, जिसके बाद न तो स्वाति सिंह को और न ही दयाशंकर सिंह को वहां से टिकट मिला। वैसे दोनों ने ही इस बात से इनकार किया कि उनके दावेदारी पेश करने की वजह से तीसरे शख्स को टिकट मिल गई। जिस सबसे पहले इस बारे में स्वाति सिंह से सवाल पूछे गए और वो भी एक बार नहीं बल्कि कई बार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने घुमा फिराकर स्वाति सिंह से इस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने पति पत्नी के मतभेद को टिकट कटने की वजह मानने से मना कर दिया। पत्नी झगड़े में निकल गई सीट के हाथ से। नहीं, ऐसा नहीं है कोई। मुझे लगता है कि बेकार में उन चीजों को इशू बनाना नहीं चाहिए। ये सवाल दयाशंकर सिंह से भी हुए और वो भी स्वाति सिंह के अंदाज में जवाब देते दिखे। क्या लगता है आपको कि आप दोनों की दावेदारी की वजह से किसी तीसरे को फायदा हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। केवल व्यक्ति के बारे में नहीं देखा जाता है, वहाँ के सब और परिस्थितियों को देख करके पार्टी निर्णय करती है। लेकिन अखिलेश यादव ने यह मामला हाथों हाथ लिया और इसके बहाने बीजेपी पर तंज कस दिया। बीजेपी के लोग बताएं, पति पत्नी को क्यों घर बैठा दिया? कम से कम दोनों की मिलाप करा दें आप। 2017 में स्वाति सिंह ने लखनऊ की सरोजिनी नगर सीट से जीत दर्ज की थी और बीजेपी का वहां जीतने का 3 दशक पुराना सपना सच किया था। लेकिन इस बार स्वाति सिंह को वहां से टिकट नहीं मिली। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा उनके पति दयाशंकर सिंह की वजह से हुआ, क्योंकि वो खुद वहां से लड़ना चाहते थे। कुछ दिन पहले सरोजिनी नगर विधानसभा में स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह दोनों के ही पोस्टर और बैनर भी लगे नजर आए थे। ऐसा तब था जब विधानसभा क्षेत्र में, माफ कीजिएगा, सरोजिनी नगर विधानसभा क्षेत्र में, ऐसा तब था जब स्वाति सिंह वहां से दोबारा टिकट मिलने की उम्मीद कर रही थी। लेकिन प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद साफ हो गया कि दोनों ही इस रेस से बाहर हो गए हैं, क्योंकि वहां से बीजेपी ने ईडी के पूर्व निदेशक राजेश्वर सिंह को टिकट दिया। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले दयाशंकर सिंह ने मायावती पर विवादास्पद बयान दिया था, जिसके बाद नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में बीएसपी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था और इसी दौरान उन्होंने उनकी पत्नी स्वाति सिंह और उनकी बेटी पर विवादास्पद बयान दे दिया था, जिसका जवाब देने स्वाति सिंह खुद सामने आई थी। जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें सरोजिनी नगर सीट से उम्मीदवार बनाया था, जहां से स्वाति सिंह जीत गई थी। 2017 में उस सीट पर बीएसपी को हराना मुश्किल माना जा रहा था, लेकिन स्वाति सिंह ने जीत बीजेपी की झोली में डाल दी थी, जिसके बाद उन्हें योगी मंत्रिमंडल में भी जगह मिल गई थी। राजनाथ सिंह 11:40 पर अमरोहा पहुंचेंगे, वहां उनकी एक जनसभा होगी, जबकि करीब 1:40 पर मुरादाबाद में होने वाली एक जनसभा में हिस्सा लेंगे, जबकि 2:45 पर राजनाथ सिंह कांठ विधानसभा में जनसंपर्क करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कौशांबी में चुनाव प्रचार करेंगे, वो मंझनपुर में होने वाली जनसभा को संबोधित करेंगे, जबकि करीब 2:30 बजे वो प्रयागराज पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे और वहां पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। योगी आदित्यनाथ के गर्मी वाले बयान पर यूपी का सियासी पारा चढ़ गया। 3 दिन पहले यूपी के हापुड़ में योगी आदित्यनाथ ने इस बयान के जरिए समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था, जिस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पलटवार किया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के बयान को समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को मिल रहे समर्थन की घबराहट करार दे दिया। अगर गर्म खून हमारे अंदर नहीं बहे
तो हम जिंदा क्या रहेंगे। असल में 3 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नाहिद हसन के बहाने उस पर बड़ा हमला बोला था। एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ ने गर्मी शांत करवाने के लिए शिमला की ठंड का भी हवाला दिया था, जिस पर यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही आरएलडी के मुखिया जयंत चौधरी ने पलटवार किया और एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ को निशाने पर लिया। मुझे लग रहा है कि पिछले हफ्ते जो एक शीतलहर आई थी, इनका माथा बहुत बड़ा है, इन्हीं को ठंड लग गई। वहीं अखिलेश और जयंत की ओर से पलटवार के बाद योगी आदित्यनाथ ने बुलंदशहर की चुनावी सभा में गर्मी वाला बयान फिर दोहरा दिया। देख लो, 10 मार्च के बाद पूरी गर्मी शांत करवा देंगे। यही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और आरएलडी के गठबंधन को भी निशाने पर लिया। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सांसद ने अपने पति पर हत्या की कोशिश का केस दर्ज करवाया। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक इमरान खान की पार्टी की सांसद जावेरिया जफर ने आरोप लगाया कि उनके पति ने उनकी हत्या करने की कोशिश की। जावेरिया जफर ने पुलिस को बताया कि दोनों के बीच हुई कहासुनी के दौरान गुस्से में उनके पति ने उनके ऊपर गोली चला दी, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर झुककर अपनी जान बचाई और गोली दीवार में जाकर लग गई। जावेरिया जफर ने यह दावा भी किया कि उनके पति कई दिनों से तलाक देने की धमकी दे रहे थे और इसी बात पर दोनों में झगड़ा हुआ। जावेरिया जफर के एफआईआर दर्ज करवाने के बाद से ही उनके पति हैदर अली फरार है। बताया गया कि उनकी शादी हैदर अली से 6 महीने पहले ही हुई थी। यूपी में नकली कोरोना वैक्सीन लगाने वाले गैंग पर एसटीएफ ने कार्रवाई की। यूपी के वाराणसी में नकली कोरोना वैक्सीन लगाने के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई 2 का नया गाना जारी कर दिया गया। तो अटक गया है, ये मन अटक गया है, कुछ चटक गया है, ये मन अटक गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने एक संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया ताकि वहां की संस्कृति और पर्यटन को बढ़ावा मिले। वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम भारत दौरे पर अहमदाबाद पहुंच गई। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच इसी रविवार से वनडे सीरीज की शुरुआत होगी और इसके बाद 16 तारीख से टी20 सीरीज खेली जाएगी। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने भी चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। एक दिन पहले अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने एक साथ चुनाव प्रचार किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने न्यूज 18 से बात की और बीजेपी पर जमकर हमला बोला। हम लोगों ने देखा था जब गाजीपुर से लखनऊ तक का सफर उन्होंने तय किया था, तब रफ्तार 12 किलोमीटर प्रति घंटे की आई थी। अब उन्होंने 6 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर का सफर तय किया है। सर, 6 घंटे में सिर्फ 30 किलोमीटर, ये सफर क्या कह रहा है? जो जनता का समर्थन दिखाई दे रहा है, जनता में सरकार के खिलाफ आक्रोश है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का जगह जगह तिरस्कार हो रहा है। उनको दौड़ाया जा रहा है, हटाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जब मतदान होगा तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। ये लोग नकारात्मक राजनीति से थक गए हैं। लगातार ऐसे मुद्दे जिससे बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं है, उनके खिलाफ खड़े हैं। ये जनता के लोग बुनियादी मुद्दों पे बहस चाहते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और किसान की भलाई हो। किसान के साथ जो अपमान का व्यवहार हुआ है, इसलिए किसान ने ये चुनाव अपने मान सम्मान का समझा है और आने वाले समय में ये किसान, नौजवान और यहाँ के लोग उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। आरएलडी नेता जयंत चौधरी ने भी न्यूज 18 से बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मुद्दे इस चुनाव में नहीं चलेंगे और इस बार उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर ही चर्चा करनी होगी। आज आपने गन्ने वाली बात कही थी कि गन्ना चलेगा, जिन्ना नहीं चलेगा, इसको एलिब्रेट कैसे करेंगे सर? पाकिस्तान के मुद्दे नहीं चलेंगे, उत्तर प्रदेश के मुद्दे चलेंगे। गन्ने की खेती कर रहे किसान, उनकी समस्याएं, ये जड़ हैं। इन बातों को लेकर हम चुनाव लड़ रहे हैं और इनका समाधान करना है। समाजवादी पार्टी ने केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अनुप्रिया पटेल की बहन को टिकट दिया। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल एस बीजेपी की सहयोगी पार्टी है और उनकी बहन पल्लवी पटेल कौशाम्बी की सिराथू सीट से केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। पल्लवी पटेल अपना दल के की अध्यक्ष कृष्णा पटेल की बेटी हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पर मैदान में हैं। पल्लवी और अनुप्रिया दोनों सोनीलाल पटेल की बेटियां हैं। इस समय दोनों ही सियासी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ हैं।
सोनेलाल पटेल के निधन के बाद पल्लवी पटेल सियासत में आई थी और तब के अपना दल की राष्ट्रीय महासचिव बनी थी और 2014 में कृष्णा पटेल ने उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया था, जिसका अनुप्रिया पटेल ने विरोध किया था, जिसके बाद मामला चुनाव आयोग पहुंचा और पार्टी 2 धड़ों में बंट गई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत के भाषण के दौरान उनके साथ उनकी बेटी भी भावुक हो गई। हरीश रावत अपनी बेटी और हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अनुपमा रावत के दफ्तर का उद्घाटन करने वहां पहुंचे और कार्यक्रम में दिए भाषण के दौरान वो भावुक हो गए, जिस पर उनके पास खड़ी उनकी बेटी अनुपमा रावत भी अपने आंसू नहीं रोक पाईं। जिसके बाद मंच पर मौजूद कांग्रेस की कुछ कार्यकर्ताओं ने ढांढस बंधाने की कोशिश करती दिखी, जबकि मंच के नीचे खड़े कांग्रेस कार्यकर्ता उनके समर्थन में नारेबाजी करते सुनाई दिए। वहीं हरीश रावत ने उत्तराखंड का मुख्यमंत्री रहने के दौरान किए कामों का हवाला देते हुए अपनी बेटी को जिताने की अपील की। मैं हिंदू मुसलमान, मेरी बेटी को भी। इससे पहले वहां हरीश रावत के स्वागत में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी दिखाई दी। आज समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आजम खान का आरोप है कि सरकार उन्हें चुनाव से दूर रखने के लिए साजिश रच रही है। आजम खान पर दर्जनों मुकदमे दर्ज किए गए हैं और इनमें से अवैध वसूली और फर्जीवाड़े के 3 ऐसे मामले हैं जिन पर जमानत नहीं मिली है। आजम खान की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य सरकार जानबूझकर उनके मुकदमे को टाल रही है ताकि वो जेल से बाहर ना आ पाएं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में मौजूद जिन्ना टावर पर तिरंगे का रंग चढ़ा दिया गया। जिन्ना के नाम पर यह टावर होने की वजह से पिछले दिनों इस पर काफी विवाद हुआ था, जिसके बाद इलाके के वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के विधायक मोहम्मद मुस्तफा ने इस टावर को तिरंगे के रंग में पेंट करवा दिया। इसी साल 26 जनवरी को हिंदू वाहिनी नाम के संगठन के समर्थकों ने इस टावर पर तिरंगा फहराने की कोशिश की थी। तब वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें ऐसा करने से रोका था, जिस पर खूब हंगामा भी हुआ, जिसके बाद पुलिस को सख्ती बरतते हुए कई लोगों को हिरासत में भी लेना पड़ा था और तब जाकर 26 जनवरी के दिन यह हंगामा खत्म हुआ था। लेकिन बीजेपी भी इस टावर पर ऐतराज जताती रही है, क्योंकि इस टावर का नाम पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर है, जिन्हें 1942 में गुंटूर में एक कार्यक्रम में बुलाया गया था। लेकिन उस वक्त जिन्ना वहां नहीं पहुंचे और उन्होंने इस कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि के तौर पर लियाकत अली खान को भेज दिया था, जिसके बाद 1942 से 1945 के बीच इस टावर का निर्माण करवाया गया और फिर उसे जिन्ना टावर नाम दे दिया गया था। तभी से यह टावर इसी नाम से जाना जाता है, जिस पर पहले भी कई बार विवाद खड़ा हो चुका है। पुणे में अपहरण के एक मामले में एक कांस्टेबल पकड़ा गया। महाराष्ट्र के पुणे में अपहरण के एक मामले में 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इन आरोपियों में एक पुलिस कांस्टेबल भी शामिल है। कहा जा रहा है कि इन आरोपियों ने एक आदमी को अगवा कर 300 करोड़ के बिटकॉइन यानी वर्चुअल करेंसी की मांग की थी। विंटर ओलंपिक्स में हिस्सा लेने बीजिंग पहुंचे भारतीय दल के मैनेजर अब्बास वानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। ये कोरोना टेस्ट वहां पहुंचते ही बीजिंग एयरपोर्ट पर किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह ने अलीगढ़ के अतरौली में चुनाव प्रचार किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना टीके के बहाने फिर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को घेरा। साथ ही एसपी और बीएसपी को जातिवादी पार्टी करार दिया। अखिलेश बाबू टीके का विरोध करते थे, ये बात अलग है, बाद में डरकर उन्होंने भी लगवा दिया। यूपी के संभल में गाड़ी की चेकिंग करने पर एक कांग्रेस प्रत्याशी पुलिस वालों पर भड़क गए। वहां की गुन्नौर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार विजय शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ पुलिस वालों से बहस करते दिखाई दिए। क्योंकि जैसे ही चुनाव प्रचार के लिए निकले विजय शर्मा का काफिला रसूलपुर गांव पहुंचा, पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोककर चेकिंग शुरू कर दी। बस इसी बात पर कांग्रेस उम्मीदवार का गुस्सा भड़क गया और वो पुलिस वालों से बहस करते दिखाई दिए। समाजवादी बीजेपी की गाड़ी ना रोकोगे आप, आपकी इतनी हिम्मत ना बढ़ेगी। थोड़ी देर तक पुलिस वालों पर अपना गुस्सा उतारने के बाद कांग्रेस उम्मीदवार विजय शर्मा अपने समर्थकों के साथ पैदल ही आगे बढ़ गए। लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो वापस लौटे और पुलिस के अधिकारियों से दोबारा बहस शुरू कर दी। गाड़ी ले जाना, हमने ड्राइवर बुलाया क्या? नहीं, जो ले जाना मजिस्ट्रेट साहब ले जाए। कांग्रेस उम्मीदवार ने पुलिस पर अपने चुनाव प्रचार को रोकने का आरोप लगा दिया। पंजाब कांग्रेस में सीएम पद के लिए फिर कलह खुलकर सामने आ गई। एक दिन पहले कांग्रेस नेता सुनील जाखड़ ने फाजिल्का के एक चुनावी सभा में दावा किया कि इस रेस में वो विधायकों के सबसे पसंदीदा चेहरा बनकर उभरे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह चरणजीत सिंह चन्नी को तरजीह दी। सुनील जाखड़ का दावा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने के बाद पंजाब का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए, इसके लिए कांग्रेस ने वोटिंग करवाई थी, जिसमें पंजाब कांग्रेस के 79 में ज्यादातर विधायकों ने उनके हक में वोट दिए थे।
जबकि मौजूदा मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का सबसे कम विधायकों ने समर्थन किया था। 42 वोटां सुनील नूं पईयां, 2 वोटां पईयां चन्नी। सुनील जाखड़ के इस बयान को बीजेपी ने लपक लिया और इसके बहाने उसने कांग्रेस को घेर लिया। नेहरू जी अध्यक्ष बने थे तो उनके हक में कौन था? सारे तो पटेल जी के हक में थे। दावा है कि पसंदीदा मुख्यमंत्री के लिए कराई गई कांग्रेस की वोटिंग में नवजोत सिंह सिद्धू को 6 वोट ही मिले थे, जबकि पंजाब कांग्रेस के ही नेता सुखजिंदर रंधावा को 16 वोट मिलने का दावा किया गया। पंजाब चुनाव से ठीक पहले सुनील जाखड़ के इस बयान को उनकी नाराजगी से जोड़कर देखा जाने लगा, जिसके बाद वो फिर सामने आए और अपने बयान पर कायम रहते हुए चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बनाने के पार्टी के फैसले को भी सही ठहराया। एससी परिवार से जो उठ के आगे आए हैं, इसका मैसेज जो है पूरे हिंदुस्तान में जाता है। इसके साथ ही सुनील जाखड़ ने यह भी बताया कि उन्हें राहुल गांधी की तरफ से डिप्टी सीएम का पद ऑफर किया गया था, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। मुंबई के मुलुंड से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 4 बदमाशों ने हथियारों के दम पर एक कारोबारी के दफ्तर में घुसकर 75 लाख रुपए लूट लिए। यह घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चारों बदमाश दफ्तर के अंदर हाथों में पिस्तौल लिए दिखाई दिए। उनमें एक बदमाश ने वहां एक आदमी पर बंदूक तान दी और फिर उसे एक तरफ बैठा दिया, जबकि बाकी के 3 बदमाशों ने भी पिस्तौल से वहां मौजूद लोगों को डराया। कुछ देर बाद एक बदमाश आगे आया और वहां रखे पैसे निकालकर बैग में भरने लगा। उसके बाद एक दूसरे आदमी ने भी वहां रखे पैसे उसी बैग में भर दिए। इस दौरान दफ्तर में मौजूद लोग डर के मारे अपनी अपनी जगह पर बैठे रहे। लूट की जानकारी मिलते ही पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जांच भी शुरू कर दी। यश धूल की कप्तानी पारी से एंटीगा में खेले गए अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को बड़े अंतर से हरा दिया और फाइनल में पहुंच गया, जहां उसका मुकाबला इंग्लैंड से 5 फरवरी को होगा। इससे पहले सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से हरा दिया। सेमीफाइनल में भारतीय कप्तान यश धूल ने 110 गेंदों में शानदार 110 रन बनाए। इसके अलावा शेख रशीद ने भी 94 रनों की पारी खेली, जिसकी मदद से भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 291 रनों का लक्ष्य दिया। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की पारी 41 ओवर 5 गेंदों में 194 रन के स्कोर पर सिमट गई। इसके साथ ही भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप में 24 साल से ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारने का रिकॉर्ड बरकरार रखा। भारतीय टीम ने लगातार चौथी और कुल 8वीं बार इस टूर्नामेंट के खिताबी मुकाबले में एंट्री की है। इस बार भारतीय टीम अगर फाइनल में जीत जाती है तो वो सबसे ज्यादा 5 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन जाएगी। इससे पहले वो साल 2000, 2008, 2012 और 2018 में खिताब अपने नाम कर चुकी है। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मोहम्मद मुस्तफा ने फिर एक विवादास्पद बयान दे दिया, जिस पर एसजीपीसी यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भड़क गई। मुस्तफा ने यह विवादास्पद बयान उस वक्त दिया जब वो अपनी पार्टी का प्रचार कर रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मोहम्मद मुस्तफा ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बातचीत के दौरान ऐसा बयान दे दिया जिस पर विवाद खड़ा हो गया। अपनी किताब का वो कैसे हिफाजत करते हैं पता है ना आपको? उनकी किताब पे आ जाए तो क्या करते हैं वो? मुस्तफा के श्री गुरु ग्रंथ साहिब को किताब बताने वाले बयान पर एसजीपीसी ने ऐतराज जताया। इसके साथ ही उसने एक बयान जारी कर नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार से माफी की मांग कर दी। राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के लिए कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा खुलकर सामने आ गया, क्योंकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलने से कांग्रेस के G23 गुट के नेता आनंद शर्मा ने इंकार कर दिया। खबर है कि इसके लिए उन्होंने कम समय मिलने का हवाला दिया, क्योंकि कांग्रेस को चर्चा के लिए मिले 109 मिनट में करीब 1 घंटे यानी 60 मिनट अकेले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ही बोल दिया, जबकि अभी कांग्रेस की ओर से बोलने वालों में 5 नेताओं के नाम बाकी हैं। आरएलडी नेता जयंत चौधरी के चर्बी उतारने वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। जयंत चौधरी ने यूपी के अलीगढ़ में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी पर हमला बोला, जिसका जवाब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दिया। ये तो लोगों के हाथ में है कि किसकी चर्बी निकालते हैं, ये तो लोगों को निर्णय लेना है। ये ना उनके कहने से लेंगे ना मेरे कहने से लेंगे। इससे पहले जयंत चौधरी ने बीजेपी को निशाने पर लिया था। के बटन को ऐसा दबाओ कि भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है, सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। हालांकि हाल ही में खबर यह आई थी कि बीजेपी का रुख जयंत चौधरी पर नरम है। आम बजट पर संसद में बहस के समय राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि देश में एनडीए सरकार में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ी है। यूपीए की सरकार ने 23 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला था 10 साल में। हमारा आंकड़ा नहीं है, आप हंसिए, हमारा आंकड़ा नहीं है,
ये सच्चा आंकड़ा है। 27 करोड़ लोगों को हमने गरीबी से निकाला था और 23 करोड़ लोगों को आपने गरीबी में वापस डाल दिया। राहुल ने निशाना साधा तो बीजेपी ने जवाब देने में देर नहीं की। उसने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाया और यूपीए सरकार पर तंज कसा। इनकी सोच क्या है? इनका जो वक्त था उस दौरे तरक्की के अंदाज निराले थे, चौतरफा करप्शन था, हर ओर घोटाले थे। उत्तर प्रदेश के मथुरा में विकास के काम गिनवाकर सियासी दलों में क्रेडिट लेने की होड़ मच गई, जिसकी शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक ट्वीट से हुई, जिसके जरिए सीएम योगी ने अयोध्या और काशी विश्वनाथ के बाद मथुरा के विकास की बात दोहराई। लेकिन बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मथुरा में हुए विकास को अपनी सरकार की देन बताया। उस जिले का जो थोड़ा घना विकास हुआ मेरी सरकार में हुआ, उसके बाद मथुरा जिले का कोई विकास नहीं हुआ। मायावती के इस बयान का जवाब देने के लिए योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सामने आए। नंदगांव हो, चाहे राधा कुंड हो, चाहे वृंदावन हो, सब जगह विकास के कार्य हुए हैं। योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट में ब्रज तीर्थ विकास परिषद का भी जिक्र किया, जिसका गठन सरकार ने 2019 में किया था, और साथ ही दावा किया कि इस विकास परिषद ने मथुरा की तस्वीर बदल दी, जिसके तहत मथुरा वृंदावन आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं दी गईं, जिनमें वो केंद्र भी शामिल है, जहां पहुंचने वाले पर्यटकों ने राज्य सरकार के काम की जमकर तारीफ की। सुविधाएं मिल रही है यहाँ पे, बिल्कुल भी यहाँ पोल्यूशन नहीं है, हर प्रकार की योगी जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है खाने पीने की। वहीं मथुरा के साधु संतों को भी उम्मीद है कि अयोध्या और काशी के बाद मथुरा भी आध्यात्म का नया केंद्र बनेगा। वृंदावन और पूरे ब्रज मंडल पर योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा फोकस है। खबर है कि वहां बने गीता शोध संस्थान को आम लोगों के लिए कुछ दिनों में खोल दिया जाएगा। उत्तराखंड में बीजेपी रविवार को संकल्प पत्र जारी करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रविवार को उत्तराखंड में पार्टी का संकल्प पत्र जारी करेंगे। इससे पहले शुक्रवार को वहां प्रधानमंत्री मोदी की एक वर्चुअल रैली भी होगी। ओडिशा बैडमिंटन ओपन जीतने वाली उन्नति हुडा का हरियाणा के रोहतक में उनके घर पर जोरदार स्वागत किया गया। 14 साल की उन्नति हुडा ये सुपर 100 टूर्नामेंट जीतने वाली सबसे कम उम्र वाली खिलाड़ी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया फिर साइकिल चलाकर संसद भवन पहुंचे। साथ ही उन्होंने लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। बिहार के लखीसराय में पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 2 नक्सली ढेर कर दिए। इन नक्सलियों के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए। मुंबई पुलिस ने छात्रों की प्रदर्शन से पहले धारावी के चप्पे चप्पे पर कड़ा पहरा लगा दिया। धारावी पुलिस स्टेशन पर यूट्यूबर विकास पाठक उर्फ हिंदुस्तानी भाऊ के समर्थन में छात्रों के जुटने की खबर थी, क्योंकि एक दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने हिंदुस्तानी भाऊ को छात्रों को भड़काने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद छात्रों को एक मैसेज के जरिए धारावी पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन के लिए जुटने की अपील की गई। लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने धारावी में जगह जगह ऐसे इंतजाम कर दिए कि हंगामा खड़ा होने से पहले ही थम जाए। धारावी पुलिस स्टेशन से लेकर वहां मौजूद कई स्कूलों के बाहर भारी संख्या में पुलिस वाले तैनात हो गए, जिनका असर भी देखा गया। छात्र है वो धारावी पुलिस स्टेशन के बाहर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन पुलिस ने जो अपना बंदोबस्त है उसे काफी कड़ा रखा है। पुलिस ने धारावी के नजदीक सायन रेलवे स्टेशन पर भी जबरदस्त व्यवस्था की और वहां बवाल खड़ा होने से रोकने के लिए लोगों की चेकिंग भी की गई। कॉल आया था कि कई बच्चे इधर पुलिस स्टेशन में जमेंगे, तो उसके अनुसंधान ने हमने अपनी तरफ से बंदोबस्त यहाँ पे रखा है। 10वीं और 12वीं में पढ़ने वाले छात्रों की मांग है कि कोरोना की वजह से परीक्षा भी ऑनलाइन कराई जाए, जिसे मनवाने के लिए वो 2 दिन पहले सड़कों पर उतरे थे। आरोप है कि ऐसा करने के लिए उन्हें हिंदुस्तानी भाव ने भड़काया था। बीजेपी से पार्टी में आए स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदल दी गई। समाजवादी पार्टी ने उन्हें पडरौना नहीं बल्कि कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से टिकट दी। समाजवादी पार्टी ने सुबह ही लिस्ट जारी की, जिसमें उसने 3 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया, जिनमें एक नाम था स्वामी प्रसाद मौर्य का। लेकिन उनके नाम के आगे जिस विधानसभा क्षेत्र का नाम था वो चौंकाने वाला था, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने उन्हें पडरौना से नहीं बल्कि कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से मैदान में उतारा। अटकलें लगी कि ऐसा कांग्रेस से बीजेपी में आए आरपीएन सिंह की वजह से हुआ, क्योंकि सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि इस बार पडरौना से बीजेपी आरपीएन सिंह को टिकट देने वाली है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य को ऐसा नहीं लगता। उन्होंने तो डंके की चोट पर यह दावा भी कर दिया कि आरपीएन सिंह पडरौना से नहीं लड़ेंगे। आरपीएन सिंह जी खुद इतने डरपोक हैं कि वो लड़ेंगे ही नहीं, और अगर लड़ते हैं तो हमको वापस आने में कितना देर लगेगा। आरपीएन सिंह पडरौना से लड़ेंगे या नहीं, ये बीजेपी ने अब तक साफ नहीं किया है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की सीट बदले जाने पर उसने चुटकी ली। हार का डर बहुत सारे लोगों को अपनी सीट छुड़वा देता है। स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से 3 बार विधायक रह चुके हैं।
न्यूज 18 को दिए इंटरव्यू में वित्त मंत्री ने कहा कि चुनाव आते जाते रहते हैं, लेकिन अर्थव्यवस्था सबसे जरूरी है। बजट पेश करने के बाद किसी न्यूज चैनल को दिया ये उनका पहला इंटरव्यू है। For every rupee that you spend, approximately 2.95 is what you would get as a multiplier, as opposed to when you're giving money, through revenue expenditure, you get less than 1 rupee for every rupee that you spend, something in the range of 0.95 or something. And therefore, we thought it was important to have maximum multiplier effect, and that would have enough ripple in the economy, whereby the well-being of the citizens will be attended to. So if that is happening, why would any other consideration come in, even with the elections on? Elections come and go, but the economy, particularly at this time, at this juncture, requires that strong support. राम मंदिर के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आपस में भिड़ गईं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने बीजेपी पर राम मंदिर के चंदे में हेराफेरी करने का आरोप लगा दिया। और यूपी में अखिलेश यादव की सरकार बनने पर राम मंदिर और जल्दी बनने का दावा कर दिया। अखिलेश की सरकार आएगी तो ये चोरी नहीं होगी और मंदिर और जल्दी बन जाएगा। रामगोपाल यादव के इस बयान के बहाने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने अखिलेश को घेर लिया और उन्हें मथुरा में मंदिर बनवाने की चुनौती दे डाली। है हिम्मत तो गंगा जल तुलसी लेके कसम खाएं, वो मंदिर मैं बनाने के लिए जाऊंगा। पिछले दिनों चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने भी राम मंदिर के मुद्दे पर अखिलेश को निशाने पर लिया था। दिल्ली में लाल किले के करीब रोड रेज के एक मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पुलिस ने 3 लोगों को गोली मारने के आरोप में की। मामला पिछले महीने की 31 तारीख की रात का है, जब अपनी पत्नी के साथ घर लौट रहे एक शख्स की मोटरसाइकिल किसी दूसरी मोटरसाइकिल से टकरा गई थी। इसी बात पर उस आदमी ने अपने करीबियों को वहां बुला लिया था, जिसके बाद विवाद बढ़ता चला गया। इस घटना की एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई, जिसमें कुछ लोग रात के अंधेरे में इधर उधर दौड़ते नजर आए। वहीं सड़क किनारे एक मोटरसाइकिल खड़ी दिखी, लेकिन उसी बीच इलाके में हलचल बढ़ गई। आरोप है कि इन्हीं में कुछ लोगों ने सरेआम फायरिंग की और वो गोली 3 लोगों को जा लगी, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन 2 मोटरसाइकिलों को भी अपने कब्जे में लिया, जिनसे हंगामा खड़ा करने वाले कुछ लोग वहां पहुंचे थे। 3 लोग गिरफ्तार हैं और इसमें जो कंट्री मेड वेपन था जिससे कि फायर हुआ था वो भी बरामद कर लिया गया है। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर दिए गए आरएलडी नेता जयंत चौधरी के बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। आरएलडी नेता ने एक दिन पहले यूपी के मथुरा में यह बयान दिया था, जहां उन्होंने मार्च सीट से गठबंधन के उम्मीदवार संजय लाठर के लिए प्रचार किया। इसी प्रचार के दौरान वो गृह मंत्री अमित शाह को घेरने के चक्कर में मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी पर बयान दे बैठे। मैं कह रहा हूं मुझे खुश करके क्या मिल जाएगा, मुझे तो नहीं बनना हेमा मालिनी। जयंत चौधरी का यह बयान सुनते ही मंच पर मौजूद लोग हंसने लगे, लेकिन बीजेपी को उनका यह बयान अखर गया और उसने आरएलडी नेता को निशाने पर ले लिया। जयंत जी कभी चाहकर भी हेमा मालिनी नहीं बन सकते। हेमा जी का देश और दुनिया में एक अपना स्थान है। इस सीट से बीजेपी ने राजेश चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिनके लिए कुछ रोज पहले गृह मंत्री अमित शाह ने वहां जाकर चुनाव प्रचार किया था। उत्तराखंड में कांग्रेस ने मुफ्त बिजली का वादा किया। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए प्रियंका गांधी ने देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया। इसमें वादा किया गया कि राज्य में सभी लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इसके अलावा सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सरकारी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा मिलेगी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में हुई बर्फबारी में एक बस फिसल गई। इस हादसे में बस में बैठे 10 लोग घायल हो गए। बिहार के हाजीपुर में पुलिस वालों ने हेलमेट नहीं पहनने पर एक बिजली विभाग के कर्मचारी का चालान काट दिया। आरोप है कि इससे गुस्साए कर्मचारी ने कुछ घंटों के लिए उस थाने की बिजली ही काट दी। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक नितेश राणे ने सिंधुदुर्ग की अदालत में सरेंडर कर दिया। उन पर सिंधुदुर्ग में एक शिवसेना कार्यकर्ता पर हुए जानलेवा हमले में शामिल होने का आरोप है। इस मामले में एक दिन पहले अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। अभिनेत्री सिमी गरेवाल ने बताया कि कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के दिल की सर्जरी हुई, जिसके बाद कई लोगों ने उनके जल्द ठीक होने की कामना की। महाराष्ट्र के रायगढ़ से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कार सवार लोगों ने एक बस ड्राइवर को पिस्तौल दिखाकर धमका दिया। यह मामला बीते महीने की 25 तारीख का बताया गया, जो बस के कार को ओवरटेक करने के बाद बढ़ा था।
जिससे कार सवार लोग गुस्से में भड़क उठे। उन्होंने कुछ दूरी तय करने के बाद अपनी कार को बस के आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर वो लोग बस में चढ़े और उसके ड्राइवर को पिस्तौल दिखाकर डराया। न सिर्फ उन्होंने उसे हथियार के दम पर धमकाया, बल्कि उसके साथ मारपीट और गाली गलौज भी की। बस से उतरते उतरते भी वो लोग बस ड्राइवर को धमकाने से बाज नहीं आए। बताया गया कि बस ड्राइवर से मारपीट करने और पिस्तौल दिखाकर धमकी देने वाले दोनों आरोपियों को पुलिस ने